बच्चों, आज हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध एवं प्रेरक युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का अध्ययन करेंगे कि एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में यदि हमारे पास क्या है, ये हम एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। इसमें श्रेणी क्रम में हम एक प्रतिरोध और एक इंडक्शन कॉइल जिसका प्रेरकत्व कितना हो L और इसका प्रतिरोध R को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। यहाँ से करंट फ्लो होगी I और जो वोल्टेज लगा है वो कितना जाएगा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब यदि हम मान लें कि माना किसी क्षण t पर परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। ठीक है, यदि इसी क्षण परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तो प्रतिरोध R के सिरों के मध्य विभवांतर VR, तो ये कितना आ जाएगा आपका IR। ठीक है, और प्रेरक L के सिरों के मध्य विभवांतर VL, तो ये कितना जाएगा IXL। ठीक है, जहाँ XL बराबर ओमेगा L, जो कि क्या होता है आपका प्रेरकीय प्रतिघात, ओके। तो यहाँ आप देखो कि L R के सिरों के मध्य विभवांतर कितना है VR, और कुंडली L के सिरों के मध्य विभवांतर कितना है VL। ओके, अब यहाँ पे अपन ये देखते हैं कि चूंकि VR व I कैसे होते हैं, समान कला में होते हैं, तथा I जो है I VL से 90 डिग्री पक्षगामी होती है, अतः VR व VL के मध्य 90 अंश का कालांतर होगा। तो अब यहाँ पे यदि हम फेजर आरेख बनाते हैं, ये देखो तो यहाँ पे फेजर आरेख बनाने पर हमने ये देखा कि यही किसको रिप्रेजेंट कर रहे I को, तो VR और
वी आई, वी आर और आई में कोई समान कला होती है, तो इनमें तो यहीं क्या आ जाएगी वी आई। अब देखो आई जो है ये वी एल से 90 डिग्री पश्चगामी है, तो वी एल क्या होगा, धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होगा, मतलब वी आर से भी कितना 90 डिग्री अग्रगामी। तो ये जो रहेगा ये क्या आ गया आपका वी एल। तो वी एल और वी आर में कितने का कालांतर हो गया, 90 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं जब वी आर और वी एल है ना, तो इनका परिणामी क्या होगा, ये इनका परिणामी हो गया वी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि यदि वी आर व वी एल का परिणामी वी हो तो वी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्स एल का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आई स्क्वायर, यहाँ से भी आई स्क्वायर, अंडर रूट के बाहर आया तो क्या बचा आई, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। तो वी इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा एल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है आपका परिणामी वोल्टेज के लिए व्यंजक। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो ये क्या है आपका परिणामी वोल्टेज के लिए व्यंजक। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि अब अपन निकालते हैं क्या प्रतिबाधा। क्या निकलेगी, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा निकालने के लिए हम बात करें तो समीकरण 4 में P बराबर कितना निकाला था, आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो V अपॉन आई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम ओम के नियम से तुलना करें तो V अपॉन आई ये किसके इक्वल हो जाएगा, जेड एल आर की। ठीक है, यही क्या होगी प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा जेड एल आर इज इक्वल टू ये कितना जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई। ठीक, फिफ्थ। ओके, अब यहाँ पे अपन और देखें कि कालांतर आई और परिणामी वोल्टेज के मध्य कालांतर कितना होगा। ठीक है, कालांतर। तो अब कालांतर निकालने के लिए अपन क्या करें कि यदि परिणामी वोल्टेज व धारा के मध्य कालांतर पाई हो, तो देखो इसके प्रीवियस में डायग्राम पे कि ये जो कालांतर है, ठीक है, V और I के मध्य जो कालांतर है वो कितना है, पाई है। ठीक है, तो इस पाई में क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है VL और आधार क्या है VR। तो ये आपका कितना आ जाएगा
कालांतर में tan phi इज इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर। tan phi इज इक्वल टू वी एल क्या है, आई एक्सएल अपॉन आई आर, आई से आई कैंसिल। tan phi इज इक्वल टू एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल अपॉन आर, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, तो ये आ गया आपका कालांतर। अब यहाँ समझ में आ गई धारा जो है हमारी, है ना, धारा जो है वो चित्र से समझ में आ रहा है कि परिणामी वोल्टेज आगे चल रहा है, धारा पीछे चल रही है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज से, ठीक है, पाई कालांतर पक्षगामी होगी, है वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज से फाई कालांतर क्या होगी, पश्चिगामी होगी। तो धारा का समीकरण कितना जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये होगी आपकी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखो कि आई नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, वी अपॉन जेड। आई की जो वैल्यू है अगर अपन देखें तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नॉट अपॉन जेड। ठीक है, तो वी नॉट अपॉन जेड, जेड की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। क्लियर, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, आई नॉट जो है ये क्या आ जाएगी, इसकी अधिकतम वैल्यू या इसका शिखर मान, धारा का शिखर मान। और फाई की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि प्रेरकत्व मतलब प्रेरक और प्रतिरोध लगे हुए एसी परिपथ में परिणामी वोल्टेज प्रतिबाधा की कालांतर, धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अपना जो एक और परिपथ आता है वो होता है आपका, ठीक है, एलसी परिपथ। ठीक है, क्या रहेगा आपका, एलसी परिपथ। नेक्स्ट आपका जो रहेगा एलसी परिपथ, मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के साथ हम श्रेणी क्रम में एक प्रेरक कुंडली और सी धारिता वाला एक कैपेसिटर हम उसमें श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और उसके परिणाम में परिणामी वोल्टेज और प्रतिबाधा और तथा इसमें एलसी परिपथ में हम एक अनुनादी आवृत्ति भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि हम ये मान लें कि पहले तो डायग्राम बनाए, ये आपका एसी स्रोत हो गया, एसी स्रोत में हमने एक कॉइल लगाई और एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक, कॉइल का प्रेरकत्व कितना है, एल, और संधारित्र की धारिता कितनी है, सी, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसमें से करंट फ्लो हुई आपकी कितनी, आई। तो इसके सिरों के मध्य, कुंडली के सिरों के मध्य विभवांतर कितना हो गया, वी एल, और कैपेसिटर की प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना हो गया, वी जी।
ठीक है। अब यहाँ हम मान लें कि माना या किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज ये कितना है आपका v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये होगी इक्वेशन 1। इसी क्षण परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो तो प्रेरक मतलब कुंडली, प्रेरक क्या होती है कुंडली के सिरों के मध्य विभवांतर, तो ये कितना आ जाएगा वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल, और संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर VC, तो ये कितना आ जाएगा आई XC, ठीक है। आई XC ये इक्वेशन नंबर था, जहाँ XL ये क्या है ओमेगा एल प्रेर की प्रतिघात, और XC ये किसके इक्वल होता है 1/ओमेगा C घातीय प्रतिघात। ओके, अब यहाँ पे अपन को मालूम है कि अब अपन जो निकालना है वो है परिणामी वोल्ट का के लिए व्यंजक, है ना। हेडिंग अपन लगा देते हैं परिणामी वोल्टेज के लिए। तो अब अपन को मालूम है कि जो धारा होती है वो VL से क्या होती है 90 डिग्री पश्चगामी, और VC से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें कि चूंकि धारा I BC से 90 अंश अग्रगामी तथा VL से 90 अंश पश्चगामी होती है, अतः VC व VL में 180 अंश का कालांतर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अंश का कालांतर होगा, अर्थात दोनों किस में होंगे विपरीत कला में होंगे। अगर हम इसका फेजर आरेख बनाएं, ठीक है, यदि हम का फेजर आरेख बनाना चाहें, ये होगी धारा आपकी I, ठीक है। तो अब यहाँ पे
जो आई है वो वी सी से क्या है 90 डिग्री अग्रगामी। तो वी सी कहाँ आ जाएगी आपकी, मतलब वोल्टेज क्या होगा 90 अंश, तो धारा से 90 अंश क्या होगा पक्षगामी। तो ये हो गई आपकी क्या वी सी है ना, और जो वी एल है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी। अब ये जो रहेगा ये हो गया आपका वी एल। क्लियर। तो वी एल और वी सी में क्या है 180 अंश का कालांतर है, अर्थात दोनों कैसे विपरीत कला में है। तो इनका जो परिणामी होगा, ठीक है, इन दोनों का परिणाम, तो ये होगा आपका वी एल माइनस वी सी या वी सी माइनस वी एल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये देखें कि वी वी एल व वी सी का परिणामी वोल्टेज V हो तो V इक्वल टू वी एल समानुपाती है, ठीक, समरूपता का चिन्ह वी सी, मतलब ये चिन्ह है कि वी सी में से वी एल माइनस करो चाहे वी एल से वी सी माइनस करो। ओके, तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी। V इज इक्वल टू आई कॉमन निकल आया एक्स एल माइनस एक्स सी। V इज इक्वल टू आई ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी। तो ये हो गया आपका परिणामी वोल्टेज के लिए व्यंजक एलसी परिपथ में। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब यहाँ पे अपन ये देखते हैं प्रतिबाधा, जो नेक्स्ट आएगी आपकी वो है आपकी प्रतिबाधा। प्रतिबाधा अब ये है कि समीकरण 4 से अपन को मालूम कि V इज इक्वल टू क्या आता है आई ब्रैकेट में ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। तो V अपॉन आई ये किसके इक्वल हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो V ओम के नियम में तुलना करें तो V अपॉन आई ये किसके इक्वल होता है जेड एल सी, मतलब प्रतिबाधा की। तो प्रतिबाधा आपकी जेड एल सी ये कितनी आ जाएगी ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे अपन ये देखते हैं कि है ना धारा, अगर अपन यहाँ देखें क्या धारा के लिए व्यंजक, तो अब यहाँ पे धारा के लिए जो व्यंजक हो जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन ये देखते हैं कि एलसी परिपथ में जो धारा है आई वो कितनी होगी आई नॉट साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस माइनस पाई/2। क्योंकि देखो फेजर आरेख में अगर आप देखते हो कि धारा आपकी ये बह रही है, ये क्या है आपकी धारा आई वी एल वी सी, इनका क्या होगा या तो अंदर की तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा। तो वी एल माइनस वी सी और इसमें क्या होगा धारा में 90 अंश का कालांतर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे वी जो धारा है वो ओमेगा टी प्लस माइनस पाई/2, जहाँ आई नॉट क्या आ जाएगा वी नॉट अपॉन जेड जेड एल सी, मतलब कि वी नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। ठीक है, और कालांतर प्लस माइनस 90। क्लियर। अब यहाँ पे एक आती है आपकी अनुनाद अनुनाद की स्थिति।
ठीक है, अनुनाद है। तो ये अनुनाद होता क्या है अगर अपन देखें, है ना। तो अब ये है कि यदि यदि ओमेगा एल इक्वल हो जाए 1/ओमेगा c से, तो ZLC ये कितना आ जाएगा, 0। देखो अगर ये समीकरण 5 से ZLC कितना आ जाएगा, 0। मतलब परिपथ में जो प्रतिरोध है वो कितना आ जाएगा, 0। जब परिपथ में प्रतिरोध 0 है तो बहने वाली धारा, मतलब परिपथ में बहने वाली धारा I इज इक्वल टू, ये कितनी होती है आपकी V/Z। तो V और Z कितना है, 0। तो धारा कितनी हो गई आपकी, I इज इक्वल टू इन्फिनाइट, I इक्वल टू इन्फिनाइटी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस स्थिति में बहने वाली धारा का मान इस स्थिति में परिपथ में बहने वाली धारा का मान, ठीक है, अनंत हो जाता है। ठीक है, अब ये है तो अनंत होता है तो इसे हम विद्युत अनुनाद कहते हैं, है ना। और अनुनाद इसका इसे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस या विद्युत अनुनाद कहते हैं। ठीक, तो हम यहाँ बोल सकते हैं अनुनाद की स्थिति में, और परिपथ को क्या कहा जाएगा, अनुनादी परिपथ, है ना। तो अनुनाद की स्थिति में, ठीक, जो आपका धार है ना, जो प्रेरकीय प्रतिघात है, ये प्रतिघात वो धारतीय प्रतिघात के क्या होता है, बराबर होता है। अनुनाद की स्थिति में घात के बराबर होता है, मतलब कि ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा c, किया जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2π/न्यू, तो 1/√LC। तो न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2π√LC। इस आवृत्ति को हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ये होती LC परिपथ में अनुनाद की स्थिति, या किस प्रकार से अनुनाद की अनुनादी आवृत्ति को निकालते हैं। ठीक है, चलिए, आशा है कि आपको ये दोनों डेरिवेशन समझ में आए होंगे। इसके बाद के डेरिवेशन अपन नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड लक।